इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक्सेल में शुरुआत कैसे करें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि वर्कबुक, वर्कशीट, रोज़, कॉलम एंड सेल्स, और लास्ट में हम जानेंगे कि रिबन क्या है और रिबन में अलग अलग टैब्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करना। इसके लिए एक्सेल का आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ये पहले से इंस्टॉल है तो आप एक्सेल को 3 मेथड से ओपन कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर एक्सेल सर्च करके उस पर क्लिक करेंगे। दूसरा, सर्च टूल का यूज़ करके एक्सेल सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तीसरा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक वर्कशीट ओपन करेगा। एक्सेल के ओपन होने के बाद एक विंडो दिखेगी जिसमें आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे और नीचे की तरफ एक टैब दिख रहा है जिस पे लिखा है शीट 1। आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करके और शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब आप शीट 2 और शीट 3 भी देख सकते हैं। ऐसा मानिए जैसे यह विंडो आपकी नोटबुक है और शीट्स उस नोटबुक के पेज। ये विंडो एक्सेल वर्कबुक कहलाती है और हर शीट वर्कशीट कहलाती है। तो एक्सेल की टर्म में आपकी नोटबुक वर्कबुक के समान है और नोटबुक का पेज वर्कशीट के समान है। अगर आप एक्सेल को दोबारा ओपन करेंगे, यह एक और वर्कशीट ओपन कर देगा। आप एक्सेल में एक साथ कई वर्कबुक्स पर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 2 वर्कबुक्स एक्टिव हैं और मैं दोनों में साथ साथ काम कर सकता हूँ। आइए सारे एलिमेंट्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें हम इस विंडो में देख सकते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स को देखकर घबराएं ना। एक बार आप एक्सेल पर काम करना शुरू कर देंगे तो ये खुद समझ आ जाएगा। तो स्क्रीन का काफ़ी हिस्सा इन छोटे डिब्बों से घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉक्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों से बने हैं। वर्टिकल पाथ को कॉलम कहते हैं और हर कॉलम का एक अल्फ़ाबेट नाम होता है। अगर मैं लेटर बी पर क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम बी हाईलाइट हो जाता है। एक वर्कबुक में ऐसे 16,384 कॉलम्स होते हैं। हालांकि हमें इन नंबर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने कॉलम्स होते हैं हमारी वर्कशीट में। इसी तरह हॉरिजॉन्टल पाथ को रो कहते हैं और ये नंबर्स से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं 2 पर क्लिक करता हूँ तो सेकंड रो हाईलाइट हो जाती है। एक वर्कशीट में 10 लाख से ज़्यादा रोज़ होती हैं। जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहाँ एक रेक्टेंगल बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। तो कॉलम 1 और रो 1 एक सेल बनाते हैं जिसे A1 कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कुल 16,384 कॉलम होते हैं और हमारे पास 10,48,576 रोज़ होती हैं। तो क्या आप इस वर्कशीट में सेल्स की संख्या कितनी है निकाल सकते हैं? और अगर इस वर्कबुक में मेरे पास 3 शीट्स हैं तो मेरी वर्कबुक में टोटल कितने सेल्स हैं? मैं इसका आंसर अगली वीडियो में आपको शो करूँगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। ये जो एरिया है इसको रिबन कहते हैं। रिबन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि इन सभी टैब्स का गठन करता है और इसमें दिखाई देने वाले सारे ऑप्शंस। अगर आप इन टैब्स में इन ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते तो आप रिबन को इस बटन की सहायता से बंद कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी फाइल पर काम कर रहे होते हैं तो मैं इन टैब्स को खुला रखना पसंद करता हूँ। याद रखिएगा, इस फाइल बटन के अलावा बाकी सारे टैब्स हैं। फाइल बटन की कुछ अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इन टैब्स का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी टैब्स में सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहला टैब होम टैब है। शायद आपके बहुत से समय में होम टैब सिलेक्ट हुआ रहेगा। ये टैब बेसिक कीबोर्ड कमांड्स रखता है जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग कमांड्स, स्टाइलिंग कमांड्स
और रोज़ कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करने की कमांड्स। दूसरा टैब इंसर्ट टैब कहलाता है। हम इस टैब का इस्तेमाल अपनी वर्कशीट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए करते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि टेबल, डायग्राम, चार्ट, सिंबल आदि। पेज लेआउट ऐसी कमांड्स रखता है जो आपकी सारी वर्कशीट पर असर डालती है, और कुछ प्रिंटिंग ऑप्शंस भी इसमें होते हैं। फोर्थ टैब फार्मूला टैब है, जो कि फार्मूला, सेल का नाम, XY फार्मूला, ऑडिटिंग टूल्स आदि डालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला टैब डेटा टैब है, जहां हमें डेटा से रिलेटेड कमांड्स दिखाई देती हैं, जैसे डेटा वैलिडेशन, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और एडवांस एनालिसिस टूल्स। फिर आता है रिव्यू टैब, जो कि हमारे वर्कशीट के कंटेंट को रिव्यू करने, जैसे स्पेल चेकिंग, ट्रांसलेट वर्ड्स और कमेंट्स ऐड करने में मदद करता है। आखिरी टैब व्यू टैब है, जो कि विभिन्न पहलू रखता है कि शीट को कैसे देखा जाता है। उदाहरण के लिए वर्कशीट के अंदर जूमिंग और फ्रीजिंग पेन्स। तो इसको एक्सप्लेन करते समय मैंने एक्सेल की कई टर्म्स का यूज़ किया, और आप अभी इन टर्म्स का मतलब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम एक एक करके इन फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर ऑप्शन क्या क्या काम करता है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भरोसा रखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इन सभी को कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सेल काफ़ी सिंपल और पावरफुल है, इसीलिए बिजनेसेस में काफ़ी पॉपुलर है। इस वीडियो में हम वर्कशीट से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। वीडियो के बाद आप वर्कबुक की वर्कशीट में ऐड, डिलीट, रीनेम और रीअरेंजमेंट कर पाएंगे। आप रोज और कॉलम को ऐड, डिलीट और रिसाइज करना भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो तो एक वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं। ये वर्कशीट्स नोटबुक के पेज की तरह होती हैं। हम एक शीट पर जो भी करेंगे वह दूसरी शीट पर कोई असर नहीं डालेगा। यहाँ से हम शीट के लिए टैब ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शीट्स कैसे यूज़ की जाती हैं। मानो आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपकी वर्कबुक स्टैंडर्ड 8 के लिए होगी, और उस वर्कबुक में आप हर सब्जेक्ट के लिए एक शीट यूज़ कर सकते हैं। तो शीट 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट का डेटा आ सकता है, मैथ्स के लिए शीट 2, साइंस के लिए शीट 3 और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट। इस तरीके से आपका डेटा अच्छी तरह से व्यवस्थित रहेगा। अगर आपकी शीट का नाम शीट 1 के बजाय इंग्लिश हो तो ये काफ़ी सुविधाजनक होगा। शीट का रीनेम करना काफ़ी आसान होता है। इस शीट के नाम पर डबल क्लिक करें और नया नाम लिखें। तो हम इसे इंग्लिश लिखेंगे, और इस तरह शीट 2 का नाम मैथ्स और शीट 3 का नाम साइंस रखेंगे। अब अगर मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना हो तो मुझे ज़्यादा शीट्स चाहिए होंगी। नई शीट ऐड करना भी काफ़ी आसान है। बस इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और नई शीट ऐड हो जाएगी। इस शीट का नाम आर्ट्स रखते हैं। अगर आपने गलती से काफ़ी ज़्यादा शीट्स ऐड कर दी हैं, या आपकी कोई शीट बिना काम का डेटा रखे हुए है, तो आप उस शीट पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस शीट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम कोई शीट डिलीट करते हैं तो यह रिकवर नहीं हो सकती। तो शीट को डिलीट करने से पहले ध्यान से सोच लें। अगर आप शीट्स को रीअरेंज करना चाहते हैं, मानो आप मैथ्स को पहली शीट बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को दूसरी, तो इस मैथ्स वाली शीट को हम फर्स्ट पोजीशन पर कैसे लाएंगे? यह भी काफ़ी सिंपल है। हमें बस मैथ्स की शीट को फर्स्ट पोजीशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैथ्स की शीट पर क्लिक करेंगे और क्लिक को होल्ड रखेंगे और इसे उस पोजीशन पर ले जाएंगे जहां हमें शीट चाहिए, और उस पोजीशन पर क्लिक को छोड़ देंगे। तो इस तरह हम वर्कबुक में वर्कशीट्स मैनेज करते हैं। अब देखते हैं कि वर्कशीट में रोज और कॉलम को कैसे हैंडल करें। पहले शीट में कुछ डेटा एंटर करते हैं। हम दो कॉलम लेंगे, एक में नाम लिखेंगे और दूसरे में मार्क्स। हम सैंपल के लिए ए, बी, डी नेम एंटर कर देंगे, और सैंपल मार्क्स में 80, 82, 85। अगर आप और स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप 4th रो में ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इन भरी हुई रोज के बीच में डेटा ऐड करना हो, मानो आप स्टूडेंट बी एंड डी के बीच में स्टूडेंट सी ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे बी एंड डी के बीच में एक रो डालनी पड़ेगी। इसके लिए हम इस रो 4 के नंबर 4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ फोर्थ प्लेस पर एक नई ब्लैंक रो आ गई है और जो रो पहले से फोर्थ पोजीशन पर थी अब वो फिफ्थ रो बन गई है। अब हम सी स्टूडेंट का डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सी ने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसी तरह कॉलम्स के साथ है। अगर मैं इस टेबल में रोल नंबर के लिए कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे ब्लैंक कॉलम पहली पोजीशन पर ऐड करना होगा। तो मैं इस फर्स्ट कॉलम पर राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करूंगा। रोज की तरह यहाँ भी एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया है और पहले जो कॉलम ए था वो बी पर चला गया है और जो बी था वो सी पर। इसी तरह सारे कॉलम राइट में शिफ्ट हो गए हैं। अब हम रोल नंबर कॉलम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ रोल नंबर टाइप करेंगे और उसके नीचे रोल नंबर 1 2 3 4 लिखेंगे। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जो रोल नंबर टेक्स्ट है हम इसको पूरा नहीं देख पा रहे, लेकिन ऊपर फॉर्मूला बार में यह पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन सेल में हम सिर्फ रोल नम लिखा देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल की एक लिमिटेड चौड़ाई है और इस चौड़ाई में पूरा टेक्स्ट फिट नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है। ऐसा करने के लिए कॉलम ए की राइट एज पर जाएंगे। जब हम इस बॉर्डर पर माउस को लाएंगे तो हम देखेंगे कि यह माउस आइकन चेंज हो गया है। अब लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड रखेंगे। आप देखेंगे कि एक पतली लाइन कॉलम बॉर्डर को हाईलाइट कर रही है। अब अगर आप अपने माउस को मूव करेंगे तो आप इस लाइन को भी मूव करता देख पाएंगे। जब आपको इसकी चौड़ाई उपयुक्त लगे तो आप क्लिक को छोड़ दीजिए। अब देखिए हमारी लाइन चौड़ी हो गई है। अब हम कंप्लीट रोल नंबर टेक्स्ट देख सकते हैं। जब हम इसे मैन्युअली करते हैं तो हम कभी ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं और कभी कम छोड़ते हैं। एक्सेल इसमें हमारी यहाँ मदद कर सकता है। अगर आप दोबारा कॉलम के राइट बॉर्डर पर जाएंगे और अपने माउस को उसके एज के ऊपर रखेंगे तो आपको माउस आइकन चेंज हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। एक्सेल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले की चौड़ाई को उतना कर देगा जितनी हमें चाहिए उस टेक्स्ट को पूरा देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने इसकी विड्थ को इतना कर दिया है कि हमें ये रोल नंबर टेक्स्ट पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे हम कॉलम को राइट बॉर्डर से रिसाइज कर रहे हैं, इसी तरह हम रोज को बॉटम बॉर्डर से रिसाइज कर सकते हैं। आइए इस फर्स्ट रो की हाइट को इंक्रीज करते हैं। अब इस रो के बॉटम बॉर्डर पर डबल क्लिक करते हैं ताकि हमें उतनी हाइट मिल जाए जितनी अप्रोप्रिएट है, मतलब जितनी हाइट हमें चाहिए उस टेक्स्ट को पूरा देखने के लिए। तो इस तरह हम रोज और कॉलम्स को रिसाइज करते हैं। अब सीखते हैं कि इन रोज और कॉलम्स में डेटा को डिलीट कैसे करें। इन रोज और कॉलम्स में बेकार के डेटा को डिलीट करना भी काफ़ी आसान है। हमें बस वो रो या कॉलम सिलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप रो फोर्थ को डिलीट करना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट सी के डेटा को कंटेन किए हुए है, तो हम रो 4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस डिलीट के ऑप्शन के नीचे एक क्लियर कंटेंट का ऑप्शन भी है। यहाँ क्लियर कंटेंट करने में और रो को डिलीट करने में थोड़ा सा फर्क है। जब हम रो को डिलीट करते हैं तो वो पूरी रो वर्कशीट में से हट जाती है और जो उसके नीचे रो है वो उसकी जगह ले लेती है जिस रो को हमने डिलीट किया है। लेकिन जब हम कंटेंट क्लियर करते हैं तो रो वर्कशीट में ही रहती है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए पहले इस रो का कंटेंट क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस रो में जो भी था वो सब क्लियर हो चुका है। ये रो ब्लैंक हो चुकी है मतलब। लेकिन जब आप इस रो को डिलीट करेंगे
दोबारा नंबर 4 पर जाकर यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरी रो है ये हट चुकी है और इसकी जगह इसके नीचे वाली रो ने ले ली। इसी तरह हम कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं। हम इसी तरह रोल नंबर कॉलम को डिलीट करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने रोल नंबर कॉलम को डिलीट कर दिया है। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है जूमिंग इन और जूमिंग आउट। आप वर्कशीट के एक पर्टिकुलर पार्ट पर इस प्लस सिंबल का यूज कर जूम कर सकते हैं, जो कि नीचे राइट साइड में है। जब आप इस प्लस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन का एक पर्टिकुलर पार्ट बड़ा और ज्यादा विजिबल हो जाता है। जब आप जूम इन है तो काफी डेटा स्क्रीन के बाहर चला जाता है। इस डेटा को देखने के लिए आप स्क्रीन के राइट बॉटम में दिए स्क्रॉल बार्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इस माइनस साइन का यूज करके जूम आउट कर सकते हैं। इससे आप वर्कशीट का काफी बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। आप जूमिंग इन और जूमिंग आउट के लिए स्लाइड बार का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह हम वर्कशीट के पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लास्ट चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे हाइडिंग और अनहाइडिंग फंक्शनैलिटी। अक्सर हम एक्स्ट्रा डेटा रोज, कॉलम्स और वर्कशीट्स में रखते हैं। हो सकता है डेटा यूजलेस ना हो सकता है ये डेटा कैलकुलेशंस के लिए यूज किया गया हो और हम उन कैलकुलेशंस को किसी को दिखाना ना चाहते हो, या फिर ये डेटा उस आदमी के योग्य ना हो जिसे हम अपनी वर्कशीट दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मिड टर्म मार्क्स का एडिशनल कॉलम को ले सकते हैं। चलिए जल्दी से इस सैंपल डेटा को एंटर कर लेते हैं। हम इस कॉलम बी से पहले एक कॉलम ऐड करेंगे जो कि मिड टर्म मार्क्स का होगा। यहाँ कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं 42, 45 एंड 50 और कॉलम सी टोटल मार्क्स है। अब अगर कोई सिर्फ टोटल मार्क्स के कॉलम में इंटरेस्टेड हो तो आप मिड टर्म कॉलम को हाइड कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कॉलम के लेटर को देखिए, यहाँ एक लेटर मिसिंग है क्योंकि यहाँ एक कॉलम मिसिंग है। आप बॉर्डर भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ ए और सी के बीच में दो लाइंस हैं। अगर मैं अपना माउस इसके ऊपर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कर्सर भी चेंज हो गया है। कर्सर पर भी दो लाइंस आ गई हैं। अब अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो हिडन कॉलम अनहिडन हो जाता है। अब यह कॉलम दिखने लगा है। इस तरह से आप जिस डेटा को दिखाना नहीं चाहते और डिलीट भी नहीं करना चाहते, आप हाइड कर सकते हैं। इसी तरह रोज का है। अगर मैं स्टूडेंट डी का डेटा हाइड करना चाहता हूँ तो मैं रो के नेम पर राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्ट करूंगा। दोबारा मैं अगर माउस को रो के बॉर्डर पर रखूंगा तो आप कर्सर में बदलाव देख सकते हैं। दो तरह के कर्सर दिखेंगे। पहला वाला रो को रिसाइज मतलब रो की हाइट को एडजस्ट करने के लिए है, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी देखा है। हम इस बॉर्डर पर क्लिक होल्ड करके उसे ड्रैग करके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कर्सर थोड़ा नीचे करता हूं तो माउस आइकन चेंज हो जाता है, जिसमें कि हमें दो लाइनें दिखाई देती हैं। इसका मतलब कि हम इस हिडन रो या कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ हिडन रो है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह उस रो को अनहाइड कर देगा। इसी तरह हम पूरी शीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। शीट के नाम पर राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्ट करेंगे। शीट हाइड करना बिजनेस में एक कॉमन प्रैक्टिस है। अक्सर वही शीटें विजिबल रहती हैं जो कि डेटा, चार्ट्स, ग्राफ कंटेन किए हुए हैं। बाकी शीट्स जो कि डिटेल्ड डेटा कंटेन किए हुए हैं वो हाइड रहती हैं। अगर कोई वह डेटा देखना चाहता है तो उसको शीट को अनहाइड करना होगा। शीट को अनहाइड करने के लिए उन्हें नीचे टैब एरिया में राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हमें सारी हिडन शीट्स दिखेंगी। हमें उस शीट को सिलेक्ट करना है जिसे हम अनहाइड करना चाहते हैं और ओके प्रेस करना है। यहाँ एक और तरीका है जिससे हम रोज, कॉलम और शीट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। होम टैब पर जाएंगे जो कि ज्यादातर डिफॉल्ट सिलेक्टेड टैब होता है।
और यहाँ इस फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ हाइड अनहाइड ऑप्शन के नीचे आप रोज, कॉलम और शीट्स को देखेंगे। ये कैसे काम करता है देखने के लिए शीट को हाइड अनहाइड करते हैं। तो जब मैंने हाइड शीट पर क्लिक किया तो आर्ट्स वाली सिलेक्टेड शीट हाइड हो गई। अगर मुझे शीट अनहाइड करनी है तो मैं फॉर्मेट पर जाऊंगा, फिर हाइड अनहाइड और अनहाइड शीट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ शीट सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है और हिडन शीट अनहाइड हो गई। इसी के साथ हमने इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। हमने वर्कशीट्स हैंडल करना, उसके बाद वर्कशीट में रोज कॉलम हैंडल करना सीखा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कशीट में डेटा और फॉर्मूला एंटर कैसे करें। सेल में डेटा एंटर करना काफ़ी सिंपल है। हमें बस सेल पर क्लिक करना है और उसमें डेटा टाइप करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सेल B1 पर क्लिक करते हैं। जब आप इस सेल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ब्लैक बॉक्स इस सेल को हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब कि ये सेल अब एक्टिव हो चुका है। अगर मैं C1 सेल को एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं C1 पर क्लिक करूंगा। मैं कीबोर्ड में एरो कीज का भी यूज कर सकता हूँ इस एक्टिव सेल के इधर उधर मूव करने के लिए। अगर मैं डाउन की प्रेस करता हूँ तो अब C2 एक्टिव सेल हो गया है, और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो D2 एक्टिव सेल हो गया है। तो ये एक्टिव सेल क्या है? अगर कोई सेल एक्टिव है तो आप अपने कीबोर्ड पर जो भी टाइप करोगे वो डेटा उस सेल में एंटर हो जाएगा। तो मैं सेल B2 में कॉलम्स लिखना चाहता हूँ तो मैं सेल B2 पर क्लिक करूंगा या एरो कीज की मदद से सेल B2 तक जाऊंगा और फिर वहां कॉलम्स टाइप करूंगा। फिर मैं कीबोर्ड पर राइट एरो की प्रेस करूंगा और अब मैं सेल C2 पर हूं। अब यहाँ 16,384 लिखते हैं, जो कि एक वर्कशीट में टोटल नंबर होता है कॉलम्स का। इसी तरह रोज एंटर करते हैं B3 सेल में। रोज की संख्या 10,48,576 होती है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। अगर आपको पिछली वीडियोस में याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो तो क्या आप इस वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट में कितनी सेल्स हैं पता लगाते हैं। इस सेल में सेल टाइप करेंगे और यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे सेल्स को कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला सेल C2 और C3 के नंबर्स का गुणनफल होगा। मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए हम इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उस सेल पर क्लिक करते हैं जो फर्स्ट वैल्यू कंटेन किए हुए हैं, फिर हम गुणा का सिंबल यूज करेंगे जो कि स्टार होता है, और फिर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें दूसरी वैल्यू है, मतलब सेकंड सेल को सिलेक्ट करेंगे। और जब मैं फिर एंटर करता हूं तो ये जो नंबर है ये मुझे मिला है। तो एक वर्कशीट में इतनी सेल्स होती हैं। ये जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जैसे हमने अभी गुणा का सिंबल यूज किया, और बाकी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हम आने वाली वीडियोस में काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया है। अब इस सेल में हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हमें वैल्यू निकली है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ आप जो फॉर्मूला एंटर हमने किया है वो भी देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बार में। ये जहाँ हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये बार फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार हमें एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। एक्टिव सेल डेटा और फॉर्मूला दोनों कंटेन कर सकता है। अगर इस सेल में डेटा होता तो फॉर्मूला बार में हमें डेटा दिखाई देता, और अगर यहाँ कोई फॉर्मूला है तो उसका आंसर हमें सेल में दिखाई देगा, और जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने यूज किया है वो हम फॉर्मूला बार में देख पाएंगे। इस फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स हमें एक्टिव सेल का नाम बताता है। तो इस समय हमारी एक्टिव सेल C4 है और यही नंबर हमें नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस सेल का नाम C4, C जो है कॉलम के लिए स्टैंड होता है और 4 जो है हमारी रो का नंबर है। तो अब हमने ये वर्कशीट बना ली है जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा है।
तो अब आप इस वर्कशीट को सेव करना चाहेंगे ताकि अगर हम अगली बार इसे खोलें तो हम यहीं से अपना काम शुरू कर सकें। वर्कशीट को सेव करने के लिए हम फाइल बटन का यूज करते हैं। इसके अंदर आप काफी ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज आदि। जैसा कि हम इस फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं, हम सेव एज पर क्लिक करेंगे और हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहां हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूं। मैं इस फाइल का नाम एक्सेल बेसिक्स के नाम से सेव कर रहा हूं। आप देख सकते हैं फाइल टाइप एक्सेल वर्कबुक में सिलेक्टेड है, जिसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .xlsx का है। एक्सेल की हर फाइल जो आप सेव करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सटेंशन .xlsx का होगा। अगर आप सेव लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन नेविगेशन फोल्डर्स का यूज़ करके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, या आप इस टॉप बार पर टाइप कर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी वर्कबुक का नाम चेंज होकर एक्सेल बेसिक .xlsx हो गया है। अगर मैं इस फाइल को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फाइल है, इसका नाम एक्सेल बेसिक .xlsx हो गया है। और जब भी मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगा तो वही सेम फाइल ओपन हो जाएगी। एक बार जब कोई फाइल अपनी लोकेशन पर सेव हो गई है तो आप उसके बाद उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो आपको बस यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना है, या आप फाइल ऑप्शन में जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस फाइल को बंद करते हैं और इसे दोबारा ओपन करते हैं सेव्ड फाइल आइकन पर डबल क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेव्ड फाइल ओपन हो गई है और आप इसको दोबारा कभी भी ओपन कर सकते हैं जब आप इस पर काम करना चाहें। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे पास सेल में पहले से मौजूद डेटा है उसमें चेंजेस या हेरफेर कैसे करें। हम यह भी जानेंगे कि हमारे पास एक्सेल में कितने तरह के डेटा होते हैं। तो यहाँ पिछली वीडियो में हमने ख़त्म किया था। तो हमारे पास यहाँ एक्सेल बेसिक्स नाम की सेव्ड फाइल है। हम इसे ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे पास सेल B2 से लेकर सेल C4 तक कुछ डेटा पहले से है। अगर आप B2 सेल को सिलेक्ट करके टाइप करेंगे तो ये पहले सेल को क्लियर कर देगा या नया इनपुट जो आपने दिया है उसको एंटर करेगा। तो अगर मैं कॉलम्स लिखना स्टार्ट करूं तो आप देखेंगे कि मुझे यह दोबारा पूरा टाइप करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे इस टेक्स्ट को सारा क्लियर करने के बजाय इसका कुछ पार्ट एडिट करना हो तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कॉलम्स के बजाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना चाहता हूँ तो ये कैसे करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे। अब यह सेल एडिट मोड में है। अब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं जहां आप इस सेल में टेक्स्ट ऐड और रिमूव करना चाहते हैं। आप यहां ये ब्लिंक करता कर्सर देख सकते हैं। अब आप यहां टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ और एंटर प्रेस करेंगे। आपकी सेल अपडेट हो चुकी है। सेल को एडिट करने का दूसरा तरीका यह है कि उस सेल को सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला बार में उसे एडिट करना है। तो अगर मुझे ये नंबर ऑफ वाला टेक्स्ट रिमूव करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और बैकस्पेस या डिलीट की प्रेस करूँगा। अब अगर आप पूरे सेल को या इसके अंदर के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सेल सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पर डिलीट या बैकस्पेस बटन को दबाना है। अब आप देख सकते हैं इस सेल का कंटेंट क्लियर हो चुका है। अब आप नया टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। जल्दी से हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए सेल पर क्लिक करके नया टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करें और फिर टाइप करें। टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए उस सेल पर क्लिक करके डिलीट या बैकस्पेस बटन को दबाना है। तो इस तरह हम सेल्स में पहले से दिए डेटा में बदलाव कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सेल्स में एंटर करते हैं। डेटा 3 टाइप का होता है। पहला टेक्सचुअल जो कि अल्फ़ाबेट्स कंटेन करता है जैसे कि सेल B2।
जिसने कॉलम टेक्स्ट कंटेन किया हुआ है। दूसरा टाइप है न्यूमेरिक, जो कि नंबर्स कंटेन करता है, जैसे कि सेल C2 जो कि न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन किए हुए है, जो कि 16,384 है। और तीसरा टाइप फार्मूला है, जैसा कि सेल C4 जिसमें हमने =C2 × C3 फार्मूला लिखा था। लेकिन न्यूमेरिक टाइप्स के डेटा में और भी फॉर्मेट्स होते हैं। होम टैब में यह नीचे आप और भी फॉर्मेट्स देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह जनरल पर रहता है। अगर आप नंबर सिलेक्ट करते हैं तो यह फॉर्मेट 2 डेसिमल पॉइंट के साथ न्यूमेरिक हो जाएगा। अगर आप करेंसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक करेंसी सिंबल ऐड कर देगा, जैसे डॉलर या रुपए का सिंबल, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक कॉमा लगा देगा। यहाँ और भी कई फॉर्मेट्स हैं, लेकिन डेट फॉर्मेट सबसे ज़रूरी फॉर्मेट्स में से एक है। हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक्सेल डेट और टाइम को एक स्पेशल टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। सबसे पुरानी डेट जो कि एक्सेल को पता है वह है जनवरी 1, 1900। यह डेट नंबर 1 के रूप में मानी जाती है। उदाहरण के लिए सेल में 1 लिखते हैं। अब ड्रॉप डाउन में लॉन्ग डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1 जनवरी 1900 की डेट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक्सेल के लिए पहली डेट है। अगर आप नंबर 2 एंटर करेंगे तो वह 2 जनवरी 1900 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि हमें न्यूमेरिक डेट फॉर्मेट के साथ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस सेल में 2 जून टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल समझ जाएगा कि यह डेट है और एक्सेल इसको उसी के अकॉर्डिंगली हैंडल करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि डेट्स न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में हैंडल की जाती हैं, क्योंकि कई बार आप किसी दूसरे की एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ डेट कॉलम में नंबर्स हैं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको बस नंबर्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट को डेट टाइप में चेंज करना है। इसी तरह टाइम फॉर्मेट के साथ है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी कॉलम में टेक्सचुअल डेटा है, जैसे बी कॉलम में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, अब अगर हम इसी कॉलम में कोई नया टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल हमें उसी कॉलम्स की वैल्यू के बेस पर हमें टेक्स्ट रिकमेंड करता है। तो जैसे इस कॉलम में आखिरी वैल्यू सेल्स है, तो हमारे यहाँ सी टाइप करते ही एक्सेल हमें रिकमेंड करता है कि आप यहाँ सेल टाइप कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और इस सेल में रिकमेंडेड वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यह वैल्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में एक चीज़ और, जब हमने इस नंबर को जनरल फॉर्मेट से नंबर फॉर्मेट में चेंज किया तो हमने देखा कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट ऐड हो गई। अगर आप इन डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं या आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन 2 ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबरों की संख्या को बढ़ा देता है और दूसरा ऑप्शन डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबरों की संख्या को घटा देता है। अगर हम इस सेल में यहाँ पाई की वैल्यू लें जो कि 3.14159 है और आपको लगता है कि आपकी ज़्यादातर कैलकुलेशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं और आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डेसिमल के बाद की डिजिट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला बार में ओरिजिनल डिजिट्स की संख्या देख सकते हैं, लेकिन सेल में सिर्फ वही डिजिट्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इन फाइल टैब में अवेलेबल ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। फाइल टैब ज़्यादातर 3 पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। किसी नई वर्कबुक या पहले से सेव वर्कबुक को ओपन करने के लिए, दूसरा किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए, और तीसरा वर्कबुक के किसी भी पार्ट को प्रिंट करने के लिए। हम इस वीडियो में इन 3 और बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो इस फाइल बटन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो जो पहला ऑप्शन दिखाई देता है वो है न्यू। जब आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं और आपको नई ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो हम इस फाइल ऑप्शन पर जाकर इस न्यू पर सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ क्लिक करते ही हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें हमें ब्लैंक वर्कबुक मिलती है और कुछ प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो हमें एम्प्टी वर्कबुक ओपन करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक चूज़ करनी है। फाइल मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है ओपन, जो कि प्रीवियसली सेव्ड फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ लेफ़्ट से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ से आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं। आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ब्राउज़ बटन भी दबा सकते हैं, या फिर हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। अब आपको अपनी सेव्ड फाइल लोकेट करनी है और उस पर डबल क्लिक करना है और एक्सेल आपकी वर्कबुक ओपन कर देगा। तो चलिए अपनी लास्ट सेव्ड वर्कबुक ओपन करते हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर थी, एक्सेल बेसिक नाम से। फाइल टैब में नेक्स्ट ऑप्शंस हैं सेविंग ऑप्शंस। सेविंग ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पावर फेलियर या सिस्टम क्रैश होने से हमने जो काम किया है वो फाइल लॉस्ट हो सकती है और हमें वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें फाइल सेव करते रहना चाहिए। किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए वर्कबुक को फाइल नेम और फाइल लोकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब हम पहली बार किसी वर्कबुक को सेव करते हैं तो हमें उस वर्कबुक का नाम और पाथ दोनों सिलेक्ट करने पड़ते हैं। या तो हम सेव बटन दबाकर या Ctrl+S दबाकर फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर हम बैक जाकर ये फ्लॉपी डिस्क के आइकन पर क्लिक करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ भी सेव करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। आप Ctrl+S की को दबाकर अपने वर्क को सेव कर सकते हैं। और हाँ, जब आप वर्कबुक को पहली बार सेव कर रहे हैं तो ये सारे चारों मेथड एक ही काम करेंगे। लेकिन जब हम फाइल को एक बार सेव कर लेंगे तो सेव और सेव एज दोनों थोड़ा अलग काम करते हैं। जब हमारी फाइल एक बार सेव हो चुकी है तो ये सेव बटन उस फाइल को दोबारा सेव करता रहता है, यानी कि ओवरराइट करता रहता है। लेकिन जब हम सेव एज प्रेस करते हैं तो एक्सेल हमें उस फाइल की लोकेशन और नेम को दोबारा सिलेक्ट करने के लिए बोलता है और वर्कबुक नए नाम के साथ नई लोकेशन पर सेव हो जाएगी। और इस तरह हम उसी वर्कबुक को एक नए नाम के साथ एक नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सेम फाइल को एक्सेल वर्कबुक कॉपी के नाम से सेव कर रहा हूँ और लोकेशन हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो एक्टिव वर्कबुक है उसका नाम एक्सेल बेसिक _कॉपी है। तो ये वही फाइल है जो हमने अभी अभी सेव करी है। लेकिन अगर आप फाइल को सेम नाम देंगे और सेम लोकेशन पर सेव करेंगे तो ये पुरानी फाइल को ओवरराइट कर देगा। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन का। जी हाँ, आप अपनी वर्कबुक पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं जिससे कि आपके अलावा कोई उस वर्कबुक को नहीं खोल पाएगा। जब भी कोई यूज़र पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्कबुक को ओपन करता है तो उसे उस वर्कबुक को ओपन करने से पहले पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड सेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फाइल टैब पर जाएंगे और इन्फो टैब में ही ये सबसे पहला ऑप्शन हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक का दिखेगा और यहाँ ड्रॉप डाउन में हम बाकी एडिशनल ऑप्शंस भी देख सकते हैं। हमें इन बाकी ऑप्शंस पर नहीं जाना, हमें बस एनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पासवर्ड डालना है जो भी आप डालना चाहते हैं और यहाँ ओके प्रेस करना है और फिर पासवर्ड री एंटर करना है और एक बार फिर ओके करना है और ऐसा करके वर्कबुक को सेव कर देना है। तो अब जब भी कोई इस वर्कबुक को दोबारा ओपन करेगा उसे पासवर्ड डालना होगा। अब लास्ट में हम प्रिंटिंग ऑप्शंस को कवर करेंगे। काफ़ी वर्कबुक्स हैं जिन्हें हम बनाने के बाद उन्हें हम प्रिंट करते हैं और उनकी हार्ड कॉपी हमें चाहिए होती है। तो एक्सेल में प्रिंटिंग भी काफ़ी इजी है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होती है। अगर आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल बटन पर क्लिक करें और प्रिंट टैब पर जाकर प्रिंट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। ये क्विक प्रिंटिंग है और एक्सेल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आपकी वर्कबुक को प्रिंट कर देगा। आप यहाँ ड्रॉप डाउन में डिफरेंट प्रिंटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी समझ से डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग पेज वो नहीं है जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें प्रिंटिंग पेज को कस्टमाइज़ भी करना चाहिए। तो हमारा क्या प्रिंट होगा ये देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
एक्सेल यहाँ पर राइट में पहला पेज शो करता है जो कि प्रिंट होने के बाद दिखेगा, और यहाँ नीचे इन एरो की मदद से हम यहाँ बाकी पेज भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन इसके बजाय आपको पेज लेआउट व्यू भी यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये पेज लेआउट व्यू क्या है। एक्सेल वर्कबुक में 3 व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। नॉर्मल जो है हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, पेज लेआउट इंडिविजुअल पेजेस को दिखाता है, और पेज ब्रेक व्यू हमें पेजेस को एडजस्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो चलिए पहले व्यू को पेज लेआउट पर सिलेक्ट करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्कशीट पेजेस में डिवाइड हो गई है। अब आप अपनी वर्कशीट पर काम करते हुए अपने प्रिंटेड आउटपुट को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग प्रिंट प्रीव्यू के बजाय पेज लेआउट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में आप अपनी वर्कशीट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि यहाँ आप बदलाव कर सकते हैं। तीसरे व्यू में, जो कि पेज ब्रेक व्यू है, इसमें आप पेज ब्रेक बॉर्डर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेज लेआउट आपको बेहतर तरीके से दिखाता है कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। अभी के लिए हम थर्ड व्यू को डिस्कस नहीं करेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने फाइल बटन्स के सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया। हमने देखा कि ओपन टैब का यूज़ करके प्रीवियसली सेव्ड एक्सेल शीट को कैसे ओपन करें। फिर हमने सेव और सेव एज बटन का यूज़ करके अपने वर्क को सेव कैसे करें, ये भी देखा। फिर हमने देखा कि प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन की मदद से अपनी वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करें। और सबसे लास्ट में हमने प्रिंटिंग ऑप्शंस देखे और पेजेस को प्रीव्यू कैसे करें और प्रिंट से पहले पेजेस को प्रीव्यू कैसे करें। इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कवर करेंगे, और इस वीडियो के एंड तक आप इस फैक्ट को मान जाएंगे कि एक्सेल ने रेपिटेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशंस को काफ़ी आसान कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के लिए मैं इस वर्कबुक पर काम करूँगा। हमारे पास यहाँ 2 टेबल हैं जो नंबर कंटेन किए हुए हैं, और यहाँ वो टास्क्स हैं जो मुझे इस लेक्चर में करने हैं। मेरा फर्स्ट टास्क है, मुझे इन 2 नंबर्स को ऐड करके इस सम वाले कॉलम में इनका सम लिखना है। फिर फोर्थ कॉलम में मैं 2 नंबर्स के साथ कांस्टेंट भी ऐड करूँगा। तो ये वो कांस्टेंट है जिसको हम 2 नंबर्स के साथ ऐड करेंगे। फिफ्थ कॉलम में हम इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट कॉलम में हम इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। कुल मिलाकर मुझे 40 सेल्स फिल करने हैं। ये देखने में काफ़ी बड़ा टास्क लग रहा है। अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो उसमें हमें लगभग 15 मिनट लग जाएंगे इन सेल्स को फिल करने में, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन डोंट वरी, एक्सेल इतना टाइम नहीं लेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लिखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, और फार्मूला इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। ये सिंबल एक्सेल को ये बताता है कि इस सेल में कोई कैलकुलेशन करनी है। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, फिर फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, और फिर उसके बाद सेकंड सेल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो 2 सेल इस फार्मूला का पार्ट हैं वो कलर बॉक्सेस में हाईलाइट हो गए हैं। और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेल फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ शो कर देगा। अब जब आप इस सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला बार है वो एक्चुअल फार्मूला शो कर रहा है, लेकिन ये जो सेल है ये हमें उस फार्मूला की कैलकुलेटेड वैल्यू शो कर रही है। अब अगर आप फार्मूला को एडिट करना चाहते हैं तो या तो आप उसको फार्मूला बार में एडिट कर सकते हैं, या फिर सेल पर डबल क्लिक करके फिर इसमें फार्मूला एडिट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फार्मूला में हम 5 + 6 लिखने के बजाय A2 + B2 क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम 5 + 6 लिखेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, लेकिन सेल रेफरेंस लिखना, यानी कि सेल का नाम A2 + B2 लिखना, ये हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसका पहला फ़ायदा ये है कि हम किसी सेल में आसानी और जल्दी से चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस नंबर को अपडेट करके यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो हमें फॉर्मूला को दोबारा करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला इन दोनों सेल्स के अपडेटेड कंटेंट को ऐड करके हमें नया आंसर खुद शो कर देगा।
तो अगर पहले आपने फॉर्मूला में 2 सेल्स की बजाय 5 + 6 किया होता तो आपको इन नंबर्स में चेंज करने के साथ साथ फॉर्मूला में भी उसे बार बार चेंज करना पड़ता। दूसरा बेनिफिट भी काफ़ी कमाल का है। इससे हम सीरीज़ एंड फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर एक छोटे प्लस के सिंबल में चेंज हो गया है। यहाँ क्लिक को होल्ड रखकर नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन बॉर्डर अगली सेल तक एक्सटेंड हो गया है। आप इसको जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इसे एक सेल तक एक्सटेंड करने पे क्या होता है। एक्सटेंड करते ही आप यहाँ कैलकुलेटेड सम देख सकते हैं और फॉर्मूला बार में भी ऑटोमेटिकली A3 + B3 ऐड हो गया है। हमने सेल C2 में A2 + B2 ऐड करने का फॉर्मूला एंटर किया था, लेकिन जब हमने फॉर्मूला एक्सटेंड किया तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली A3 और B3 में अपडेट हो गया। तो जब भी आप फॉर्मूला को नेक्स्ट रो में एक्सटेंड करते हैं तो सारे सेल रेफरेंसेस नेक्स्ट रो के लिए अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह कॉलम्स के साथ होता है। अगर मैं फॉर्मूला को राइट में एक्सटेंड करता हूँ जो कि नेक्स्ट कॉलम है, तो सभी सेल रेफरेंस न्यू फॉर्मूला में नेक्स्ट कॉलम सेल को पॉइंट करेंगे। तो चलिए इसे राइट वाली टेबल की मदद से देखते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला है वो है I3 + I4। अगर मैं इस फॉर्मूला को राइट में एक्सटेंड करता हूँ तो न्यू फॉर्मूला में J3 + J4 लिखा आ रहा है। मतलब मैं फॉर्मूला को जब भी बगल वाले सेल में एक्सटेंड करता हूँ जिसका नया कॉलम नंबर है, तो फॉर्मूला के अंदर सभी सेल रेफरेंसेस उसी के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। इस पूरे कॉलम को फिल करने के लिए मुझे 10 बार ऐड करने की बजाय एक बार फॉर्मूला लिखना है और इसे बाकी सेल तक ड्रैग करके एक्सटेंड कर देना है और ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कॉलम रेडी हो गया है। अब अगले कॉलम के लिए हमें नंबर 1, नंबर 2 और कांस्टेंट को ऐड करना है। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं = A2 + B2 + ये कांस्टेंट। अब मैं इस फॉर्मूला को भी बाकी सेल तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो फॉर्मूला में सभी सेल्स का रो रेफरेंस अपडेट हो गया है। A2 A3 हो गया है, B2 B3 हो गया है और B13 B14 हो गया है। अब मैं फॉर्मूला में B13 के अलावा बाकी रोज़ को चेंज करना चाहता हूँ, बट मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा कांस्टेंट सिर्फ B13 सेल में है। तो कांस्टेंट के सेल रेफरेंस को चेंज होने से रोकने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। इस फॉर्मूला में कॉलम नेम और रो नेम यूज़ हो रहा है। अगर आप फॉर्मूला को ड्रैग करके डाउन करेंगे तो फॉर्मूला में रो नेम अपडेट हो जाएगा। रो नेम नंबर्स होते हैं तो 2 3 बन जाता है, लेकिन अगर आप रो नेम के आगे डॉलर सिंबल लगा देंगे, डॉलर सिंबल हमें कीबोर्ड में 4 नंबर वाले बटन पर मिलेगा, यानी कि अगर हम शिफ्ट दबाकर नंबर 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर सिंबल ऐड हो जाएगा। तो अगर आप रो नेम के फ्रंट में डॉलर सिंबल ऐड करके फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करते हैं तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि डॉलर सिंबल वाली सेल अपडेट नहीं हुई है और बाकी हो गई, मतलब कि ये लॉक हो गई है। तो इसको कॉलम के सभी सेल्स तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स में करेक्ट कैलकुलेशन हुई है। अब हम कॉलम्स के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। कॉलम में जब हम फॉर्मूला को लेफ़्ट से राइट ड्रैग करते हैं तो कॉलम नेम चेंज होता है। तो कॉलम नेम के आगे डॉलर सिंबल लगाने से ये लॉक हो जाएगा। तो अब हम इसे हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करते हैं तो हम देखेंगे कि I3 J3 हो गया है, I4 J4 हो गया है और I6 J6 हो गया है। अब मैं इसमें I6 को I6 ही रखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये J6 हो, तो मैं फॉर्मूला बार में I6 के आगे डॉलर सिंबल ऐड कर दूंगा जिससे कि I लॉक हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करता हूँ तो आप J3 + J4 + I6 देख सकते हैं। क्या हो अगर मैं रो नेम और कॉलम नेम दोनों के आगे डॉलर सिंबल लगा दूँ तो? जी हाँ, तो दोनों ही चेंज नहीं होंगे चाहे हम फॉर्मूला को कहीं भी मूव कर लें। अब अगले 2 कॉलम्स में हम जानते हैं कि हमें क्या करना है,
तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो कि स्टार का सिंबल होता है, ये हमें कीबोर्ड में नंबर 8 की पर मिलेगा। फिर सेकंड नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसे नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी रो नंबर के आगे डॉलर सिंबल लगा देंगे और एवरेज वाले कॉलम में हमें पहले 3 नंबर ऐड करने हैं और फिर उन्हें 3 से डिवाइड करना है ताकि एवरेज निकल सके। तो जब हमें पहले 3 नंबर को ऐड करना है तो हम ब्रैकेट में नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस कॉन्स्टेंट विद डॉलर सिंबल और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इस टोटल सम को 3 से डिवाइड कर देंगे। इस फोर्थ कॉलम में हम कॉलम डी का कैलकुलेटेड सम भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम डी में हमारे पास पहले से ही सम की वैल्यू है, तो हम उस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखने की बजाय हम D2 डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं। तो इन दोनों सेल्स में फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो यहाँ एक आसान ट्रिक और है, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके बॉटम कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली सारे टेबल तक एक्सटेंड कर देता है। तो इससे आपको क्लिक होल्ड करके उसे पूरे टेबल तक ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करना है और पूरी टेबल खुद ही फिल हो जाएगी। तो आपने देख ही लिया होगा कि एक्सेल उन टास्क्स को कितना आसान बना देता है जिनमें रेपिटेटिव कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। आने वाली वीडियोज़ में हम मैथमेटिकल, लॉजिकल, टेक्सचुअल आदि फंक्शंस यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ करे जाते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जो हमने लास्ट क्लास में लिखे थे वो मैथमेटिकल फार्मूलाज थे, जैसे A1 + B1 फार्मूला। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। फंक्शन में हम डिस्क्रिप्टिव नेम्स का यूज़ करके फार्मूला को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सम एंड एवरेज, ये फंक्शंस हैं। हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। हम एक्सेल में फंक्शंस का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो भी सेल में कैलकुलेट हुआ है वो फार्मूला है, लेकिन फंक्शन डिस्क्रिप्टिव नेम्स के साथ एक्सेल के प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। तो चलिए एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखते हैं। तो पहले हमारे पास मौजूद डेटा पर नज़र डालते हैं। इस डेटा में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस और इंग्लिश, इनमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब हम इन स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले की तरह प्लस सिंबल का यूज़ करके फॉर्मूला लिख सकते हैं या हम सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस बार सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेल पर जाकर टाइप करेंगे = सम और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर फंक्शन उन पैरामीटर्स को लेता है जिन पर यह काम करेगा। जैसे सम फंक्शंस में हमें वो सारे नंबर्स देने पड़ते थे जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ नंबर्स ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला, हर सेल को एक एक करके कॉमा लगाकर एंटर करना। तो इस रो में इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट सेल कॉमा, सेकंड सेल कॉमा, थर्ड सेल और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे और ये इन 3 नंबर्स का सम है। अगर आप सेल पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मूला बार में अप्लाइड फंक्शंस को देख सकते हैं। सेल रेफरेंस लिखने के बजाय आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, जैसे 95, 83, 81, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में सेल रेफरेंस यूज़ करने के बेनिफिट्स को देखा था। स्टूडेंट 2 के लिए हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। इस बार मैं एक एक सेल सिलेक्ट करने की बजाय पूरी सीरीज़ सिलेक्ट करूँगा। हम दोबारा = सम लिखकर स्टार्ट करेंगे
और ब्रैकेट के अंदर हम माउस से वो सारे सेल सिलेक्ट करेंगे जिनका सम हमें निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। इन दोनों फॉर्मूला के बीच डिफरेंस को फॉर्मूला बार में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि तीनों सेल्स कॉमा की हेल्प से अलग किए हुए हैं, लेकिन दूसरे फॉर्मूला में बस सीरीज के एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उनके बीच कॉलन लगा है, जिसका मतलब है कि M6 से O6 के बीच जो भी है सब कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन नॉर्मल एडिशन फॉर्मूला से कितना पावरफुल है। अगर मुझे 100 नंबर्स ऐड करने हो तो मुझे यहाँ 100 सेल रेफरेंस नहीं एंटर करने पड़ेंगे, बस मुझे सम फंक्शन के अंदर सेल की पूरी सीरीज सिलेक्ट करनी है। अब थर्ड स्टूडेंट के लिए मैं आपको एक्सेल का एक और फंक्शन बताना चाहता हूँ। जब हम किसी सेल में इज इक्वल टू टाइप करते हैं तो एक्सेल को लगता है कि हम कोई फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, और हमारे फंक्शन के शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करते ही ये हमें रिलेटेड फंक्शंस सजेस्ट करता है। अगर आप सजेस्टेड फंक्शंस लिखना नहीं चाहते तो कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, बट अगर आप सजेस्टेड फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो टैब की प्रेस करें, तो ये फंक्शन खुद कंप्लीट करके आपके लिए ब्रैकेट भी लगा देगा। और लास्ट में बाकी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला को बॉटम राइट कॉर्नर से ड्रैग करके लास्ट तक ले जाएंगे। सारे फंक्शन इसी तरह यूज़ होते हैं, बस फंक्शन लिखो, ब्रैकेट में पैरामीटर एंटर करो और एंटर प्रेस करो। चलिए अब जल्दी से बाकी मैथमेटिकल फंक्शंस कवर करते हैं। अगला मिन फंक्शन देखते हैं, जो कि हमारे दिए गए डेटा की सबसे मिनिमम वैल्यू लिखता है। तो मैथ्स में मिनिमम स्कोर निकालने के लिए हम इस सेल पर जाकर टाइप करेंगे इज इक्वल टू मिन, फिर टैब प्रेस करेंगे। हमारे टैब प्रेस करते ही ये फंक्शन ब्रैकेट के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। पैरामीटर्स में हमें रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैथ्स में सारे स्टूडेंट्स में से सबसे कम मार्क्स 45 हैं। हम इस फॉर्मूला को साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो साइंस में मिनिमम स्कोर 53 है और इंग्लिश में 55। अगला हम मैक्स फंक्शन देखेंगे। मैक्स फंक्शन हमारे दिए हुए डेटा की मैक्सिमम वैल्यू एंटर करता है। अगर आप सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एरो की मदद से सेकंड फंक्शन पर जाकर टैब प्रेस करें और ये फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम सीरीज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं 99 मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब हम इसे साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। अगला एवरेज फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे दिए डेटा की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू लिखता है। आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने आमतौर पर यूज़ किए जाने वाले तरीके से एवरेज निकाला था। इस बार हम इसे फंक्शन की मदद से निकालेंगे। तो हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए इस सेल पर जाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज टाइप करेंगे। इस सजेस्टेड एवरेज फंक्शन पर क्लिक करके टैब की प्रेस करेंगे। फिर रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज निकालना है और एंटर प्रेस करेंगे। बाकी स्टूडेंट का एवरेज निकालने के लिए इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। एक बार स्टूडेंट्स का एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम उनको रैंक देना चाहते हैं। स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स के बेस पर उनको रैंक देने के लिए अगले सेल पर जाकर इज इक्वल टू रैंक एवरेज टाइप करेंगे। पहला पैरामीटर वो नंबर होगा जिसकी आप रैंक फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एवरेज मार्क्स होगा। सेकंड पैरामीटर सीरीज होगी जिसमें हमें रैंक कैलकुलेट करनी है, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आएंगे। और लास्ट पैरामीटर होगा कि रैंकिंग किस तरह होनी चाहिए, या तो हाईएस्ट रैंक 1 होगा या लोएस्ट रैंक 1 होगा। अगर आप हाईएस्ट रैंक 1 रखना चाहते हैं तो थर्ड पैरामीटर 0 होगा और बाकी के लिए 1 होगा। तो हम यहाँ 0 एंटर करेंगे और
एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 का एवरेज स्कोर उसको क्लास में सेकंड नंबर पर रैंक कराता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करता हूं तो रेफरेंस सेल रेंज P5 टू P9 से चेंज होकर P6 टू P10 हो गई है, जो कि करेक्ट रेफरेंस रेंज नहीं है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि रेफरेंस सेल रेंज को लॉक करने के लिए हमें डॉलर का साइन लगाना होता है। यहाँ डॉलर सिंबल को ऐड करने का भी एक शॉर्टकट है। जिस सेल पर सिंबल ऐड करना है फॉर्मूला बार में वहाँ क्लिक करके F4 दबा देना है, तो डॉलर सिंबल रो और कॉलम दोनों के नाम पर ऐड हो जाएगा। तो ये रेफरेंस वैल्यूज़ को बदलने से रोक देगा। तो चलिए इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रेफरेंस सेल P5 टू P9 ही है और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट 4 रैंक 1 पर है और स्टूडेंट 5 सबसे कम मार्क्स के साथ 5th रैंक पर। अगला हम कुछ प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फार्मूला में हम 2 या उससे ज़्यादा नंबरों की सीरीज़ को एंटर करते हैं और ये इन 2 सीरीज़ के इंडिविजुअल नंबर्स के प्रोडक्ट्स का सम लिखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इन स्टूडेंट्स की रैंक कैलकुलेट करने से पहले मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स में वेटेज असाइन करना चाहते हैं, मैंने यहाँ सब्जेक्ट की वेटेज लिख दी है। अब मैं हर वेटेज के हिसाब से टोटल मार्क्स फाइंड करना चाहता हूँ। मतलब कि 95 इंटू 2 प्लस 83 इंटू 1 प्लस 81 इंटू 1.3, इनका सम स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स होंगे। इसके लिए हम इस सेल पर जाकर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और सम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर्स की फर्स्ट सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और नंबर्स की सेकंड सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी 378.3 वैल्यू आई है। ये वैल्यू 95 इंटू 2 प्लस 83 इंटू 1 प्लस 81 इंटू 1.3 इस कैलकुलेशन से आई है। अब हम इसे यहाँ से ड्रैग डाउन कर देंगे, लेकिन ड्रैग डाउन करने से पहले वेटेजेस में डॉलर सिंबल लगाना ना भूलना। अब हमने डॉलर सिंबल लगा दिए हैं। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ वेटेज के साथ स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ गए हैं। अगला हम रैंड फंक्शन देखेंगे। रैंड फंक्शन 0 और 1 के बीच रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अमेजिंग फंक्शन है। ये कोई इनपुट पैरामीटर नहीं लेता, ये बस रैंडमली 0 और 1 के बीच एक नंबर जनरेट कर देता है। लेकिन हमें रैंडम नंबर्स की क्या ज़रूरत होती है? आकस्मिक घटनाओं यानी कि चांस इवेंट्स को सिमुलेट करने के लिए रैंडम नंबर्स का यूज़ किया जाता है। चांस इवेंट्स जैसे कि डाइस थ्रो करना या कॉइन टॉस करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इन 5 स्टूडेंट्स में से रैंडमली कोई एक मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं हर स्टूडेंट के लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। तो जिस स्टूडेंट को भी सबसे बड़ा नंबर मिलेगा वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो हम इस सेल पर जाएंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू RAND। ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट 1 के लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई है। अब हम इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसे ड्रैग डाउन कर देंगे। हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट 5 के पास सबसे बड़ा नंबर आया है, तो अब स्टूडेंट 5 क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। अगला हम रैंड बिटवीन फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन उस रेंज के बीच में रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा जो रेंज हम इसे देंगे। तो ये फंक्शन इनपुट में 2 वैल्यूज़ लेगा और उन वैल्यूज़ के बीच रैंडम नंबर जनरेट करेगा। हमारे एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट 6 के मार्क्स रैंडमली असाइन करेंगे। इसके लिए हम इस सेल पर जाएंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन और ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और रेंज देंगे 40 से 100 के बीच। तो इस स्टूडेंट ने मैथ्स में 56 मार्क्स स्कोर किए हैं। हम इसे साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे।
आप देख सकते हैं कि जब भी आप सेल चेंज करते हैं तो हर बार रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शंस की वैल्यू रिफ्रेश होती है। तो अब इस स्टूडेंट ने मैथ्स में 88, साइंस में 42 और इंग्लिश में 77 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए इसे एक बार और देखते हैं। अगर मैं किसी नई सेल में कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वैल्यूज़ रिफ्रेश हो रही हैं। बेसिकली हम एक्सेल शीट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे ये वैल्यूज़ रिफ्रेश होती रहेंगी। ऐसा होने से रोकने के लिए हम पेस्ट एज वैल्यू टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये सेल्स फार्मूलाज कंटेन करती हैं, लेकिन हमें इन फार्मूलाज से जनरेटेड वैल्यू चाहिए। हमें ये फार्मूला नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूलाज ने अपना काम कर दिया है जो उन्हें करना चाहिए था। हमें वैल्यू मिल गई तो अब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स के कंटेंट को कॉपी करेंगे। अब इन सेल्स का कंटेंट जो है वो फार्मूला है। अब आप इसको किसी और सेल में पेस्ट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अब आप फार्मूला बार में देख सकते हैं जब मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया तो ये अभी भी फार्मूला कंटेन किए हुए है, लेकिन हम अब वैल्यू रखना चाहते हैं, हमें फार्मूला नहीं चाहिए। तो हम सेल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। ये ऑप्शन पेस्ट एज वैल्यू का है। ये जब ही आता है जब आपने एक फार्मूला कॉपी किया हो। ये ऑप्शन देता है कि फार्मूला को एज ए फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है या फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू को पेस्ट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ वैल्यूज़ पेस्ट की हैं तो अब जब मैं एक्सेल में कोई और काम करूँगा तो ये वैल्यू रिफ्रेश नहीं होंगी। यहाँ और भी बाकी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जैसा कि इस शीट में दिखा रखे हैं। हम इन्हें आपको खुद से करने की सलाह देंगे। आप एक्सेल के और भी फार्मूलाज एक्सेल मेन्यू में जाकर ढूंढ सकते हैं। यहाँ फार्मूला टैब पर क्लिक करके ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्ट करना है और यहाँ आप सारे मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कुछ ज़रूरी टेक्सचुअल फंक्शंस को कवर करेंगे। टेक्सचुअल फंक्शंस टेक्स्ट टाइप के डेटा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें किसी वर्ड्स के ग्रुप में से एक पर्टिकुलर वर्ड को रिमूव करना हो या हमें किसी वर्ड के शुरू के 5 या आखिरी के 5 कैरेक्टर्स हटाने हो तो ऐसे कामों के लिए हमें टेक्सचुअल फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए फर्स्ट टेक्सचुअल फंक्शन के साथ लेक्चर शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास student1 पहले से ही एंटर है और आप इसके आगे अनचाहा एक्स्ट्रा स्पेस भी देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड और थर्ड student1 वाली वैल्यू में हम टेक्स्ट के बीच में या लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस देख सकते हैं। इसे करेक्ट करने के लिए हम एक एक करके टेक्स्ट में जाकर एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर सकते हैं या फिर हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देता है। ये टेक्स्ट के शुरू में से, एंड में से और 2 वर्ड के बीच में से भी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देता है। तो चलिए इसे अपने एग्जाम्पल में देखते हैं। इस सेल में student1 के टेक्स्ट स्ट्रिंग के आगे एक्स्ट्रा स्पेस है। ट्रिम का यूज़ करके हम इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेंगे। ट्रिम फंक्शन यूज़ करना भी बाकी मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करने के समान है। पहले फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू और फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि ट्रिम है और उसके बाद हम टेक्स्ट स्ट्रिंग मेंशन करेंगे जिसे हम करेक्ट करना चाहते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गया है। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप यहाँ स्टूडेंट और न्यूमेरिक वैल्यू 1 के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस देख सकते हैं। तो हम यहाँ दोबारा एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले की तरह इज इक्वल टू टाइप करके ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और फिर फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट और न्यूमेरिक वैल्यू 1 के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस है। जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो अब रिमूव हो गया है। अब थर्ड रो में आप स्ट्रिंग के एंड में एक्स्ट्रा स्पेस देख सकते हैं। यहाँ भी हम सेम ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे। हम ऊपर वाले फंक्शन को ड्रैग डाउन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो एंड में एक्स्ट्रा स्पेस था वो भी रिमूव हो गया है। हालांकि ये सेल्स रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स के बजाय फॉर्मूला कंटेन किए हुए हैं और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है।
यहाँ हम कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब इन सेल्स में बिना एक्स्ट्रा स्पेस के साथ एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो चलिए अब अगले फंक्शन पर चलते हैं। सपोज करो मेरे पास दो सेल में दो स्ट्रिंग्स हैं। मानो पहली सेल फर्स्ट नेम कंटेन किए हुए है और दूसरी सेल में लास्ट नेम। तो अब हम फुल नेम क्रिएट करने के लिए इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कैसे करेंगे? ऐसी सिचुएशंस में हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को कंबाइन करते हैं। हमेशा की तरह हम अपना फॉर्मूला इज इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे कॉन्कैटिनेट और सेल सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस सेल में हमारे पास तीनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो गई हैं। सबसे पहले मैथ्स, फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग जो कि साइंस है, और फिर थर्ड जो कि इंग्लिश है। लेकिन इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। इस फंक्शन के यूज को और अच्छे से जानने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ मार्क्स लिखने के बजाय हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 हैज स्कोर्ड सो मेनी मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ऐसा करने के लिए हम सेल पर जाएंगे और टाइप करेंगे कॉन्कैटिनेट, फिर स्टूडेंट 1 की सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क्स लगाकर स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे स्पेस हैज स्कोर्ड स्पेस, कॉमा, टेबल 1 से मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब कोटेशन मार्क्स लगाकर दोबारा स्क्रिप्ट एंटर करेंगे, स्पेस इन मैथ्स। अब मेरे एंटर प्रेस करते ही आप कंप्लीट सेंटेंस देख सकते हैं। स्टूडेंट 1 हैज स्कोर्ड 95 इन मैथ्स। फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन स्टूडेंट की वैल्यू इस सेल में से ले रहा है। हैज स्कोर्ड हमारा दिया इनपुट है, मार्क्स अपर टेबल की इस सेल में से लिए हैं, और फिर लास्ट में ये इनपुट भी हमारा दिया हुआ है। अब इसे बाकी स्टूडेंट पर एक्सटेंड करने के लिए आप बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये सभी स्टूडेंट के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 5 के लिए भी पूरी स्ट्रिंग एकदम करेक्ट है। स्टूडेंट 5 हैज स्कोर्ड 45 इन मैथ्स। कॉन्कैटिनेशन M% सिंबल का यूज करके भी हो सकती है। ये सिंबल हमें नंबर 7 की पर मिलता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम एंड का सिंबल भी कहते हैं। तो अब इस इंग्लिश वाले कॉलम में हम M% सिंबल का यूज करके सेम रिजल्ट निकालेंगे। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट 1 की सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर M% का सिंबल लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन लगाकर स्क्रिप्ट एंटर करेंगे, हैज स्कोर्ड, दोबारा M% लगाएंगे, फिर मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा डबल कोटेशन लगाकर स्क्रिप्ट एंटर करेंगे इन इंग्लिश। आपने देखा कि M% ने भी सेम कॉन्कैटिनेट फंक्शन वाला काम किया है। लेकिन कॉन्कैटिनेशन बाकी फंक्शंस की तरह है। इसमें पहले आप कॉन्कैटिनेशन फंक्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर बाद में सारी वैल्यूज एंटर करते हैं। लेकिन M% प्लस सिंबल यूज करने की तरह है। आप M% लिखते हैं, फिर वैल्यूज एंटर करते हैं, फिर दोबारा M% लिखते हैं, फिर वैल्यूज एंटर करते हैं। अगला सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। इसका यूज किसी सिलेक्टेड सेल में किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग से सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट की स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, फिर वो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम करेक्शन करना चाहते हैं, कॉमा, फिर स्ट्रिंग का वो पार्ट इनपुट करेंगे जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा स्ट्रिंग्स यूज करते टाइम डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करना ना भूलें। तो सेकंड पैरामीटर वो होगा जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं और थर्ड पैरामीटर वो होगा जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट पहले स्टूडेंट था अब वो करेक्ट होके स्टूडेंट हो गया है। हम यही सेम चीज़ सेंटेंसेस के साथ भी कर सकते हैं। इसी टेबल की सेकंड रो वाले सेंटेंस में हम स्कोर्स को अपडेट करेंगे। हम 38 से इसको 95 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये अपडेट हो गया है। स्टूडेंट 1 स्कोर्ड 95 मार्क्स इन साइंस। थर्ड रो में हम टेक्स्ट साइंस को साइंस से इंग्लिश में चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो हमारा वर्ड साइंस है ये केस सेंसिटिव है। तो अगर आप साइंस के एस को छोटा लिखेंगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपको कैपिटल एस ही लिखना है। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला वाले कॉलम में हमने फॉर्मूलाज एंटर कर रखे हैं, लेकिन ये फॉर्मूलाज कैलकुलेशन करके कोई वैल्यू नहीं लिख रहे। और सेल में आप अभी भी फॉर्मूला लिखा देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमने इज इक्वल टू सिंबल के आगे स्पेस लगा दिया। तो अब इस सिंगल स्पेस की वजह से एक्सेल इस फॉर्मूला की वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहा है और सेल्स में इस पूरे फॉर्मूला को एज ए टेक्स्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला बार में जाकर इज इक्वल टू के आगे से स्पेस को डिलीट कर दूं और एंटर प्रेस करूं तो आप देखोगे कि फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेट करके हमें उस वैल्यू का रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी को सिर्फ फॉर्मूला दिखाना चाहते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप इज इक्वल टू सिंबल के आगे स्पेस लगाकर ऐसा कर सकते हैं। अगला फंक्शन अपर एंड लोअर फंक्शन है। ये फंक्शन पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर और लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू अपर और स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 की स्ट्रिंग जो है वो पूरी अपर केस में लिखी हुई है। अगली सेल में हम लोअर यूज करेंगे। अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो पहले स्टूडेंट का एस अपर केस में था वो अब यहाँ लोअर केस में हो गया है। पूरी टेबल को फिल करने के लिए हम बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे और पूरी टेबल फिल हो गई। इसके बाद अब हम लेंथ फंक्शन देखते हैं। लेंथ फंक्शन इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, मतलब कि ये स्ट्रिंग में स्पेस के साथ कैरेक्टर काउंट करके लिखता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सेल में हमारे पास स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है। स्टूडेंट में 7 कैरेक्टर्स हैं, फिर एक स्पेस है और फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। तो टोटल ये 9 कैरेक्टर्स कंटेन किए हुए हैं। तो अब हम यह लेंथ फंक्शन का यूज करके देखेंगे कि इस सेल में एक्चुअल में कितने कैरेक्टर्स हैं। टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेंथ और फिर ये स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लेंथ ने स्पेस के साथ सभी कैरेक्टर्स गिनकर लिख दिए हैं। हम डबल क्लिक करके इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रिंग में 11 कैरेक्टर्स हैं। आप इसको मैन्युअली चेक करके भी देख सकते हैं कि एक्सेल ने हमें सही आंसर दिया है या गलत। लास्ट सेट ऑफ फंक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेफ्ट, राइट और मिड। लेफ्ट फंक्शन हमें स्ट्रिंग के लेफ्ट से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का काउंट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। इस टेबल में हमारे पास कुछ QR कोड वैल्यूज़ हैं जो कि 3 पार्ट्स कंसिस्ट करती हैं। पहला है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि कोड के फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स हैं। लास्ट के 2 कैरेक्टर उस प्रोडक्ट के ग्रुप हैं और बीच में 5 कैरेक्टर्स हैं जो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम पहले लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। लेफ़्ट फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेफ़्ट, स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 4 लिखेंगे। इससे ये सिलेक्टेड स्ट्रिंग के फर्स्ट 4 कैरेक्टर लिख देगा।
आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग के फर्स्ट 4 कैरेक्टर थे जो कि 2018 वो लेफ्ट स्ट्रिंग शो कर रहा है। राइट भी सेम काम करता है, लेकिन ये बस स्ट्रिंग के एंड से काउंट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ स्ट्रिंग के राइट के 2 कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू राइट, स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे और 2 टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि राइट के 2 कैरेक्टर लिख गए हैं। मिड भी सेम लेफ्ट की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आप काउंट का स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस QR कोड के 5th to 9th कैरेक्टर चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू मिड, स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे जो कि 5th कैरेक्टर है, और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे। यहां हम 5 कैरेक्टर्स चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मिडल के 5 कैरेक्टर्स इस मिड फंक्शन ने लिख दिए हैं। हम इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे, जिससे पूरा टेबल फिल हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सारे टेक्सचुअल फंक्शंस हमें एक्सेल के फॉर्मूला मेन्यू में जाकर मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस डिस्कस करेंगे। हम लॉजिकल टेक्स्ट ऑन सिंगल आर्गुमेंट से शुरू करेंगे, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सिंगल आर्गुमेंट टेक्स्ट बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमें बस इज इक्वल टू टाइप करके सेल सिलेक्ट करनी है और कंडीशन अप्लाई करनी है। इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी स्टूडेंट ने मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं या नहीं। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सेल सिलेक्ट करेंगे और इज इक्वल टू 100 लिखेंगे। इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। हम देख सकते हैं कि ट्रू रिजल्ट सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए आया है जिसने मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। जब हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं तो 2 सिचुएशंस होती हैं। या तो हम चेक करना चाहते हैं कि सारी आर्गुमेंट्स ट्रू हैं या नहीं, या फिर हम एक या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रू हैं या नहीं। अगर सभी आर्गुमेंट्स ट्रू होने हैं तो हम एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वो सारे स्टूडेंट देखना चाहते हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट में 75 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हम इज इक्वल टू AND लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके तीनों कंडीशंस लिखेंगे। अब इसको एक्सटेंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर आप एक या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स की ट्रूथफुलनेस चेक करना चाहते हैं तो हम और का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और तीनों आर्गुमेंट्स लिखेंगे। इसको एक्सटेंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट फेल है क्योंकि उसने इंग्लिश में 30 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि 35 से कम है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि इफ़ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लॉजिकल टेस्ट के आउटकम को यूज़ करता है, जो कि हमने पिछला डिस्कस किया था, और ट्रू और फॉल्स आउटकम के लिए प्री डिफाइंड आउटपुट्स देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से ग्रेड असाइन करना चाहते हैं, 75 मार्क्स और उससे ज़्यादा वाले को ग्रेड A और बाकियों को ग्रेड B। ऐसा करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट आउटपुट इफ ट्रू और आउटपुट इफ फॉल्स। इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। अगर हम सीक्वेंशियल फॉर्मेट में मल्टीपल लॉजिक टेस्ट करना चाहते हैं तो हम नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि एक स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट इफ़ के आउटपुट के बेसिस पर आएगी।
चलिए इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आप 85 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट को ए ग्रेड देना चाहते हैं या 60 या उससे ज़्यादा वालों को बी ग्रेड और 60 से कम वालों को सी। हमारा पहला इफ़ ये चेक करेगा कि 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर ट्रू है तो हम लिखेंगे ग्रेड ए। अगर फॉल्स होगा तो हमारा दूसरा इफ़ जो कि नेस्टेड इफ़ है ये चेक करेगा कि ये 60 से कम है या नहीं। अगर 60 से कम है तो ग्रेड सी वरना बी। हम आगे और इफ़ लगा सकते हैं अगर हम आगे और चेक्स करना चाहते हैं तो। जैसे कि ग्रेड डी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि 40 से कम मार्क्स किसके हैं, ये आप खुद करके देखिए। अगर हमें एक टाइम पर कई कंडीशंस चेक करनी हो तो हम इफ़ स्टेटमेंट में एंड और का भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली शीट में हमने एंड और यूज़ किए थे जो कि हमें आउटकम में ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे रहे थे। अब इफ़ का यूज़ करके हमारे पास इन आउटकम्स का पर्टिकुलर आउटपुट होगा। अगर ट्रू है तो हम पास्ट विद डिस्टिंक्शन का आउटपुट देंगे वरना कुछ नहीं। और के लिए अगर ट्रू होगा तो आउटपुट में स्टूडेंट फेल होगा वरना हम स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। हम लिखेंगे और तीनों कंडीशंस एंटर करेंगे। इंग्लिश लेस देन 35, साइंस लेस देन 35, मैथ्स लेस देन 35। इफ़ ट्रू failed, else promoted to next class। लास्ट स्टूडेंट फेल हुआ है और बाकी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं। अगला हम काउंट इफ फंक्शन पर चलते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला मेनू में स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का पार्ट है, लेकिन हम इफ फंक्शंस के साथ इसकी सिमिलरिटी के कारण इसे लॉजिकल इफ फॉर्मूला के साथ डिस्कस करेंगे। काउंट इफ फंक्शन उन सेल्स को काउंट करके लिखता है जो दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। यहाँ अगर हम सारे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं जिन्होंने ए, बी और सी ग्रेड स्कोर किया है सभी सब्जेक्ट्स में, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, और इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। तो जब भी मैथ्स के ग्रेड ए से मैच होते हैं तो ये उसको 1 के रूप में काउंट करता है। तो हमारे पास ग्रेड ए में मैथ्स के 3 स्टूडेंट हैं, ग्रेड बी के 2 और ग्रेड सी के 0। सेम हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड करने से पहले सेल को लॉक करने के लिए सही जगह पर डॉलर सिंबल ज़रूर लगाएं। आप डॉलर सिंबल का यूज़ करना हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसे एक्सटेंड करेंगे। काउंटिंग करते टाइम मल्टीपल चेक्स करने के लिए हम काउंटिफ्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, फिर फर्स्ट रेंज, फर्स्ट क्राइटेरिया, फिर सेकंड रेंज, सेकंड क्राइटेरिया एंड सो ऑन, इज इक्वल टू काउंट इफ्स M5 to N9, select the criteria, then second range, select the criteria,
एंटर। काउंटिफ्स यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि इस क्राइटेरिया सेल में वैल्यू चेंज करने से हम सारा क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने तीनों सब्जेक्ट्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए। हालांकि काउंट इफ फंक्शन हमें सिर्फ काउंट बताता है, ये हमें ये नहीं बताता कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है, जो कि हमने इफ फंक्शन का यूज़ करके देखा था। नेक्स्ट सम इफ फॉर्मूला है। ये भी लॉजिकल फार्मूला का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज में आता है, लेकिन इसे भी बाकी काउंट इफ के साथ ही कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैथ्स में उन स्टूडेंट के मार्क्स का सम फाउंड करना चाहते हैं जो फेल नहीं हुए, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम इफ, पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे जो कि फेल कॉलम है, फिर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे जो है इफ फेल्स, फिर सम रेंज जो कि मैथ्स कॉलम है। यहाँ हमारा रिजल्ट 349 आया है, जो कि मैथ्स में पास हुए स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर है। मतलब शुरू के 4 स्टूडेंट्स 99 + 65 + 85 + 100 जो कि 349 है। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ इफ़ खुद यूज़ करने की सलाह दूंगा। हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम एक्सेल में डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस को कवर करेंगे। हम सभी डेट और टाइम को किसी न किसी फॉर्मेट में मेंशन करते हैं। कभी हम डे मंथ ईयर यूज़ करते हैं विच इज़ DD MM YY, कभी हम मंथ डे ईयर यूज़ करते हैं जो कि MM DD YY, तो कभी हम मंथ को नंबर्स की बजाय वर्ड्स में लिखते हैं। एक्सेल इन सभी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और ये सेल्स में आइडेंटिफाई भी कर लेता है कि हमारा इनपुट जो है वो डेट है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 ऑक, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डेट है, और आप फॉर्मूला बार में इस डेट को डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट में लिखा देख सकते हैं। एक फंक्शन जो हम आज की डेट को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में देखने के लिए यूज़ करते हैं वो है इज इक्वल टू टुडे फंक्शन। ये वो डेट लिख देता है जो आज डेट चल रही है, और जब भी शीट रिफ़्रेश होगी ये फार्मूला भी रिफ़्रेश होगा और ये डेट भी रिफ़्रेश होगी। जैसे अभी ये 12 नवंबर दिखा रहा है, लेकिन मैं इस शीट को क्लोज करके कल ओपन करूंगा तो ये 13 नवंबर दिखाएगा। नाउ फंक्शन भी इसी के सिमिलर है। हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू नाउ टैब, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ डेट के साथ साथ टाइम भी लिखा देख सकते हैं। जानने वाली बात ये है, हालांकि एक्सेल हमें डेट और टाइम रीडेबल फॉर्मेट्स में दिखा रहा है, लेकिन पीछे ये इसको नंबर फॉर्मेट में भी मेंटेन रखता है। अगर हम इस डेट को नंबर फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये डेट एक रियल नंबर में चेंज हो गई है। जो इन नंबर्स का इंटीजर पार्ट है वो असल में 1 जनवरी सन 1900 से अब तक के दिनों का काउंट है। तो 1 जनवरी सन 1900 के लिए ये वैल्यू 1 होगी, और 31 दिसंबर सन 1900 के लिए ये वैल्यू 365 होगी। आज 12 नवंबर 2018 है, जो कि 1 जनवरी सन 1900 से 43,416 दिन है, और डेसिमल पार्ट टाइम डिनोट करता है। तो 24 घंटे एक यूनिट होगा। 12 घंटे के लिए होगा 12/24 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0.5। 6 आवर्स के लिए होगा 6/24 विच इज़ 0.25। अभी इस टाइम 4:32 हो रहे हैं, जो कि 16 घंटे 32 मिनट है, जो कि 0.69 निकल कर आ रहा है। अब हम एक्सेल में अवेलेबल कुछ कॉमन डेट्स एंड टाइम फॉर्मेट्स को देखते हैं। अगर इस डेट को हम किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हम सेल पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पर सिलेक्ट करेंगे। हम कैटेगरी मेन्यू में डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं डेट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखने के लिए, और हम टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखने के लिए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम कस्टम फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम फॉर्मेट एंटर करेंगे। डे के लिए DD, मंथ के लिए MM, अगर हमें कंप्लीट मंथ चाहिए तो हम MM टाइप करेंगे, और ईयर के लिए YY, और टाइम के लिए H:MM, और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डेट और टाइम वैल्यू हमारे कस्टम फॉर्मेट में शो हो रही है। अगला हम डे,
मंथ और ईयर फॉर्मूलाज देखते हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर डेट को डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। ये मंथ का कौन सा डे है ये निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू डे और डेट सिलेक्ट करेंगे। आज नवंबर का 12वां दिन है, तो यहाँ हमारे सॉल्यूशन में भी 12 आया है। साल में मंथ का काउंट निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू मंथ और ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो नवंबर साल का 11वां महीना होता है और हमारे आंसर में भी 11 आया है। इसी तरह साल निकालने के लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू ईयर और डेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमारा 2018। ज़रूरी ऑपरेशंस जो हमें डेट एंड टाइम फंक्शंस में करने चाहिए, जैसे 2 डेट्स के बीच में टोटल नंबर्स और 2 टाइम स्टैम्प्स के बीच में टाइम डिफरेंस निकालना। 2 डेट्स के बीच में नंबर्स को निकालने के लिए आप इज इक्वल टू डेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेज और 2 डेट्स सिलेक्ट करेंगे। ये इन दोनों डेट्स के बीच के टोटल नंबर ऑफ डेज को लिख देगा। हम यह देख सकते हैं कि 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में 11 दिनों का अंतर है, तो यहाँ 11 आया है। इसी तरह अगले केस में यहाँ 440 नंबर्स का डिफरेंस है। आप ये 2 डेट्स को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। इस डिफरेंस को घंटों में निकालने के लिए हम इसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मिनट्स में निकालने के लिए हम इसे आगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डेट्स के बीच डिफरेंस निकालने का तीसरा तरीका है डेट डिफ फंक्शन यूज़ करके। ये फंक्शन हमें यह स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ करता है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए। या तो हमें डेज के बीच का डिफरेंस चाहिए या फिर मंथ्स या फिर ईयर्स का डिफरेंस चाहिए। डेज के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेट डिफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डेज के लिए डी, मंथ के लिए एम और ईयर्स के लिए वाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड रो में 2 डेट्स के बीच में 15 मंथ्स का डिफरेंस है। इसी तरह ये ईयर्स के डिफरेंस के लिए भी यूज़ होगा। हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लुकअप फंक्शन, इंडेक्स और मैच फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। पहला लुकअप फंक्शन है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ये फंक्शन हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को टेबल में वर्टिकली फाइंड करेगा और टेबल में उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरी वैल्यू लिख देगा। तो चलिए इसको ठीक से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मानो आप इस 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में इन स्टूडेंट्स के म्यूज़िक के मार्क्स भी ऐड करना चाहते हैं। म्यूज़िक टीचर के पास लिस्ट में बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। अगर हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो सबके मार्क्स मैच करके असाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। टाइप करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसे हम मैच करना चाहते हैं। फिर टेबल सिलेक्ट करेंगे जिसमें से मार्क्स लेने हैं और फिर वो कॉलम नंबर मेंशन करना है जिसमें से रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ सेकंड कॉलम मार्क्स वाला कॉलम है, तो हमें मार्क्स चाहिए, तो हम सेकंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ पैरामीटर में हमें टाइप ऑफ मैच लिखना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 लिखेंगे। तो हमें स्टूडेंट 1 की वैल्यू के लिए एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने वर्टिकल लुकअप वैल्यू स्टूडेंट 1 से मैच करी और उसके कॉलम 2 की वैल्यू यहाँ एंटर कर दी, जो कि हमने करने को कहा था। अब हम रेफरेंस टेबल वैल्यूज़ में डॉलर साइन ऐड करेंगे और फॉर्मूला को बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। अगला एच लुकअप फंक्शन है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसमें ये वैल्यू को हॉरिजॉन्टली ढूंढता है और हम कॉलम नंबर के बजाय रो नंबर मेंशन करते हैं जिससे हमें रिस्पॉन्स चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्टूडेंट 6 के मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स असाइन करना चाहते हैं
इस टेबल में से ढूंढकर, जिसमें बाकी स्टूडेंट्स के भी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंस टेबल सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके रेफरेंस टेबल की वैल्यूज़ को लॉक करेंगे, कॉमा, फिर रो नंबर एंटर करेंगे। हमें वैल्यू सेकंड रो से चाहिए तो 2 लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। हम सेम स्टूडेंट 2 के लिए भी कर सकते हैं, बस रो नंबर 2 से 3 हो जाएगा। इसे खुद ट्राई कीजिए। अगला हम इंडेक्स फंक्शन देखेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अगर दी गई किसी टेबल में से हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाउंड करना चाहते हैं जिसका रो या कॉलम नंबर हमें पता हो, तो ऐसे में हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पहले स्टूडेंट नंबर को रो नंबर में ट्रांसलेट करना होगा और सब्जेक्ट नेम को कॉलम नंबर में ट्रांसलेट करना होगा और फिर इसे इंडेक्स फंक्शन में यूज़ करना होगा। इंडेक्स फंक्शन के लिए ये हमारी रेफरेंस टेबल होगी। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नंबर रो नंबर की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट 1 हमारे टेबल की रो 1 है, स्टूडेंट 2 सेकंड रो और इसी तरह बाकी। कॉलम्स के लिए मैथ्स के मार्क्स कॉलम 1 में हैं, साइंस के कॉलम 2 में और इंग्लिश के मार्क्स कॉलम 3 में। तो हम मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के कॉलम के ऊपर 1, 2 और 3 लिख देंगे। ये कन्वर्जन हम नेस्टेड इफ्स का यूज़ करके कर सकते हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। अब हम इंडेक्स अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू इंडेक्स, टेबल सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर देंगे, कॉमा, कॉलम नंबर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट ने मैथ्स में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप स्टूडेंट नंबर को अपडेट करके 2 लिख दें तो ये 65 में अपडेट हो जाएगा और अगर सब्जेक्ट को साइंस में अपडेट कर दें तो ये अपडेट होकर 53 हो जाएगा। आप बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालने के लिए स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगला मैच फंक्शन है। मैच फंक्शन एक सारणी में एक पर्टिकुलर वैल्यू देखता है और हमें उस सारणी के अंदर उस वैल्यू की पोजीशन देता है। मतलब कि अगर आपके पास 10 नंबर्स की कोई लिस्ट है तो मैच फंक्शन आपको उनमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन बताएगा। तो यहाँ अगर आप उन स्टूडेंट्स को ढूंढना चाहते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हमें पहले हर सब्जेक्ट के मैक्स मार्क्स निकालने हैं, जो कि हमने मैक्स फंक्शन से निकाले हैं। अब हम मैच फंक्शन का यूज करके इस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन फाइंड करेंगे। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू मैच सिलेक्ट करेंगे, फिर एरे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये मैक्स वैल्यू हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है, जो कि स्टूडेंट 4 है। इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टली मैच फंक्शन को अप्लाई करके सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया है। यहाँ भी हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर फाइंड कर लेंगे। फिर हम इस मैक्स वैल्यू को हॉरिजॉन्टली टेबल सिलेक्ट करके मैच करेंगे ताकि मैक्स वैल्यू की पोजीशन निकाल सकें। यहाँ पोजीशन 1 मैथ्स को रिप्रेजेंट करती है, 2 साइंस को और 3 इंग्लिश को। तो स्टूडेंट 1 ने मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं। अगला हम देखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप केसेस में इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करें। आमतौर पर छोटे डेटा सेट्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो वी लुकअप एक्सेल की काफ़ी प्रोसेसिंग पावर ले लेता है, जिससे आपको रिजल्ट के लिए काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि एक्सेल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज भी आए। तो इंडेक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। इंडेक्स टेबल में से डिज़ायर्ड वैल्यू देगा और मैच हमारी उस कॉलम या रो नंबर को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा जिसमें से हमने वैल्यू ली है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टूडेंट 1 के म्यूज़िक मार्क्स निकालना चाहते हैं तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स टैब, रेफरेंस टेबल सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ नीचे जिस टेबल में वैल्यू है उसका कॉलम 1 होना ज़रूरी नहीं। इंडेक्स मैच में ये कोई भी कॉलम हो सकता है। हालांकि वी लुकअप में रेफरेंस कॉलम हमेशा फर्स्ट कॉलम होता है। दूसरा पैरामीटर रो नंबर है जो कि मैच फंक्शन से लिखा जाएगा। हम टाइप करेंगे मैच, स्टूडेंट 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे स्टूडेंट वाले एरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा कॉलम नंबर जो कि 1 होगा। ये सेम वी लुकअप की तरह है, बस ये उससे थोड़ा जल्दी काम करता है। सही जगह पर डॉलर साइन लगाकर इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। इस प्लेलिस्ट में हमने एक्सेल के बेसिक्स को कवर किया है। आगे एडवांस्ड एक्सेल के लिए या और बाकी रिलेटेड कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर आप यूडेमी से भी हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। मैं दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।